नमस्कार, आप देख रहे हैं जनवाणी कार्यक्रम दूरदर्शन हिमाचल पर और आज भी हम एक खास विषय को लेकर आए हैं। ये प्रायोजित कार्यक्रम है और आज हमारे इस कार्यक्रम का विषय रखा गया है सामान्य भविष्य निधि व 2016 से पहले सेवानिवृत्त पेंशन संबंधी समस्याएं और उनके समाधान। दोस्तों, अक्सर कहते हैं हमारा आज हमारे आने वाले कल पर को जो है काफ़ी हद तक सुधार देता है। हमारे आज किए गए फैसले हमारे आने वाले कल को बेहतर बनाते हैं। एक्सपर्ट्स की अगर हम बात करें तो वित्तीय मामलों में खास तौर पर अक्सर ये कहा जाता है कि आज अगर हम कुछ बचत करेंगे तो आने वाले कल में हमारे बुरे समय में वो हमारे काम आएगा। और इसी का एक रूप आप कह सकते हैं जीपीएफ और पेंशन भी है। खैर, क्या है ये और किन लोगों को ये मिलती है और क्या समस्याएं और क्या समाधान है, इसके बारे में आज यहाँ पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं हमारे खास एक्सपर्ट्स। मैं आपका तारुफ उनसे करवाना चाहूँगी। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ लेखा अधिकारी JR चौधरी जी एजी ऑफिस से और सहायक लेखा अधिकारी राजेंद्र चंदेल जी। आप दोनों का हम यहाँ स्वागत करते हैं। दर्शकों को हम ये बताना चाहेंगे कि ये जो कार्यक्रम है ये लाइव फोन इन प्रोग्राम है। अगर आपकी कोई भी समस्या है जीपीएफ या फिर 2016 से पहले के सेवानिवृत्त पेंशन भोगियों की, तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं हमारे आज के इस प्रोग्राम में। हमारे टेलीफोन नंबर्स रहेंगे 28000177 और 28000178। आप इस वक्त ये कार्यक्रम लाइव देख रहे हैं दूरदर्शन हिमाचल पर और शिमला से बाहर से अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो इन टेलीफोन नंबर्स से पहले 01777 ज़रूर लगाएं, जो है शिमला का STD कोड। तो हम शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस कार्यक्रम की। तो नमस्कार जी। जनवाणी कार्यक्रम के देखने वाले सभी श्रोताओं को एक बार पुनः नमस्कार और हम स्वागत करते हैं कि आज का जो विषय है वो 2016 से पूर्व जो सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनके पेंशन से संबंधित समस्याएं एवं सामान्य भविष्य निधि के जो मामले हैं उनसे बारे में जानकारी के बारे में हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद। जी हाँ, तो मैं अब आप लोगों से जानना चाहती हूँ, सबसे पहले पेंशन से शुरुआत करते हैं। मुझे लगता है कि पेंशन क्या है और किन्हें ये मिलती है, इसके बारे में काइंडली बताएं। पेंशन सरकार के द्वारा निर्धारित नियमावली के अंतर्गत उन कर्मचारियों को दी जाती है जो सरकारी सेवा में ज्वाइन करते हैं और न्यूनतम 10 वर्ष सेवा काल करने के बाद ये पेंशन देय होती है। वर्तमान में 15/5/2003 से पूर्व जो कर्मचारी सेवा में आए थे उनको CCS पेंशन रूल 1972 के अंतर्गत ये लाभ दिए जाते हैं। 15/5/2003 के बाद जो कर्मचारी आए थे वो अभी तक नेशनल पेंशन सिस्टम के अंतर्गत वो गवर्न कर रहे थे, लेकिन हाल ही में हिमाचल सरकार ने एक अधिसूचना जारी की है और उसके लिए जो है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जा रहा है। और अब इसके बाद जैसा कि अभी कैबिनेट में भी ये फैसला हुआ है कि 1 अप्रैल 2023 से जो कर्मचारी बाद में ज्वाइन करेंगे वो नई पेंशन जो है उसकी जगह ओल्ड पेंशन स्कीम को गवर्न करेंगे। अच्छा, सेम सवाल आ जाता है अब जीपीएफ की तरफ भी। अब साथ साथ लेके चलते हैं, दोनों ही एक महत्वपूर्ण विषय है आज के इस कार्यक्रम के, कि अब जीपीएफ के बारे में अगर हम बात करें तो जीपीएफ क्या है और किन लोगों को कैसे मिलता है इसकी सुविधाएं। जीपीएफ जो लोग 15/5/2003 से पहले सरकारी सेवा में आए थे उन सभी लोगों के लिए अपने वेतन से एक निश्चित कटौती होती है जिसकी कम से कम 6% उन्हें अवश्य अंशदान करना होता है। अच्छा। उनकी सामान्य भविष्य निधि में जमा होता है और उसको वो साल में 2 बार बढ़ा भी सकते हैं और 1 बार उसको कम भी कर सकते हैं। अधिकतम वो अपने जो बेसिक पे है प्लस DA कितना उसमें वो अंशदान कर सकते हैं। अच्छा, मैं यहाँ जानना चाहूँगी कि जीपीएफ जो है कितना % तक वहाँ पे कटवा सकते हैं? उसकी वो मिनिमम जो उसका है वो जितनी बेसिक पे उस कर्मचारी की होगी उसका 6% उसे मिनिमम अवश्य उसमें कटौती करना आवश्यक है। और यदि वो अधिक कटाना चाहता है तो उस बेसिक पे प्लस DA वो दोनों मिलाकर भी उतना जीपीएफ में अंशदान कर सकता है। ये उसकी अधिकतम सीमा है और मिनिमम उसकी 6% है। अच्छा, इनकी जो अगर हम बेनिफिट्स की बात करते हैं जीपीएफ की, पहले जीपीएफ की करते हैं फिर पेंशन की बात करेंगे, तो बेनिफिट्स के बारे में काइंडली थोड़ा बताएं हमारे दर्शकों को। तो इसमें बेनिफिट ये होता है कि एक तो इसमें भविष्य में राशि जमा होती रहती है, तो उस पर भारत सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा क्वार्टरली इस पर इंटरेस्ट जो है वो अनाउंस होता है और उस पर निश्चित दर से उनको ब्याज मिलता रहता है। और प्रत्येक वर्ष साल में जो है वो उनको स्टेटमेंट जारी की जाती है जिसमें उनका पूरा विवरण होता है कि उनका पिछला बैलेंस कितना था और उन्होंने इस साल में कितना उसमें जमा किया है, कितना उसने उस पर आहरण किया है और कितना उस पर ब्याज है और अब आज की डेट में उसके पास इतना पैसा उसके खाते में जमा है।
इंटरेस्ट रेट की अगर हम बात करते हैं सर, तो इंटरेस्ट रेट का क्या रहता है सिस्टम? इंटरेस्ट रेट का आज की डेट में 7.1% चल रहा है, और ये इंटरेस्ट रेट जो है वो सरकार द्वारा हर क्वार्टरली इसका रिव्यू किया जाता है, हर क्वार्टर में इसको वो अनाउंस करते हैं। अच्छा, वो उस पर चेंजेस होते रहते हैं? जी, हर क्वार्टर में उसको चेंज करते रहते हैं। वर्तमान में लगभग 2 साल से 7.1% ही इस पर मिल रहा है। आपसे मैं जानना चाहूँगी पेंशन से रिलेटेड अब कुछ सवाल। जो पेंशन धारक हैं, किस तरीके की समस्याएं आमतौर पर देखने को मिलती हैं उनकी, जो 2016 से पहले रिटायर हो चुके हैं? जो पेंशन धारक है 16 से पहले, जैसा कि आपने प्रश्न किया जी, सरकार ने 2022 में 25 फरवरी को एक नोटिफिकेशन जारी की। उस नोटिफिकेशन के आधार के ऊपर, जैसा कि सभी जानते हैं कि 1/1/16 से नए वेतनमान जो कि हिमाचल सरकार द्वारा 6th पे कमीशन के आधार के ऊपर लागू किए गए, और उसी के अनुसार जो है कर्मचारियों का वेतन निर्धारण किया गया। तो जो 6 वर्ष 2016 ऑनवर्ड जितना भी कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए थे, उनको जो भी देय लाभ थे उनका एक तो रिवीजन जो है वो आजकल किया जा रहा है। और जहाँ तक 2016 से पूर्व की बात है, 25 फरवरी 2022 को जो नोटिफिकेशन जारी की गई, उसमें एक फार्मूला दिया गया सरकार के द्वारा कि 31/12/2015 को जो वो पेंशन ड्रॉ कर रहे थे, बेसिक पेंशन की मैं बात करूंगा, उसका 2.57 की दर से उन्होंने उसको कंसोलिडेट कर दिया, जिसको हम समेकित भी कहते हैं। और उसके ऊपर जो देय लाभ है वो रिलीफ इन पेंशन हम बोलते हैं, जो कि कर्मचारियों को समय समय पे जो सरकार के द्वारा जारी किए जाते हैं उसके ऊपर वो उसके अतिरिक्त मिलता है। इसके अलावा सरकार ने उसमें फिर अमेंडमेंट्स की। 2016 से जितने भी पूर्व में सेवानिवृत्त कर्मचारी अधिकारी हुए थे, उनके मामलों में उन्होंने भारत सरकार की तर्ज के ऊपर कहा कि 50% उनके अंतिम वेतन का और 30% अंतिम वेतन का, उससे पेंशन और पारिवारिक पेंशन कम नहीं हो सकती है। अच्छा। उसके बारे में हिमाचल सरकार ने 8 सितंबर 2022 को एक अधिसूचना जारी की। उस अधिसूचना में दिए गए प्रावधानों के अनुसार उसमें 32 टेबल बनाए गए, और उन मामलों में जिन्हें वो लाभ होगा उसके लिए एक मानदंड तय किया गया कि 2.57 जो 25 फरवरी 2022 की नोटिफिकेशन है, उसमें जो निर्धारण का फार्मूला था, अगर उससे उनको लाभ होना है, जो नई नोटिफिकेशन है, तो उसके लिए उन्होंने 86 ऑनवर्ड टेबल्स बना दिए गए। और उसके लिए कुछ शर्तें भी रखी गई कि जिन कर्मचारियों की 33 वर्ष से कम सेवा काल रहा हो सेवा के दौरान, उनका वो थोड़ा रिडक्शंस होगा, लेकिन वो 2006 से पूर्व के होंगे। अच्छा। अदरवाइज उसके लिए उन्होंने एक टेबल जो बनाए, तो टेबल्स के लिए जो विशेष करके डीडीओज़ का जो उसमें दायित्व है, वो कर्मचारी जब सेवानिवृत्त हुआ था उस समय जिस वेतनमान में वो सेवानिवृत्त हुआ था, और उसमें वो कौन सी वेतन मान में बेसिक पे ड्रा कर रहा था, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और उसके मुताबिक उसको कंकॉर्डेंस टेबल हम कहते हैं, जो 86, 96 और 2006 के ऊपर आधारित है, उसके मुताबिक उसका निर्धारण किया जाएगा। यदि 2.57 की दर से जो पेंशन वो प्राप्त कर रहा है, उससे उसको अगर कम पेंशन मिल रही है, तो वो 8 सितंबर 2022 की नोटिफिकेशन के आधार के ऊपर डीडीओ ऐसे मामलों को बनाकर महालेखाकार कार्यालय को भेज सकते हैं, जिसमें कर्मचारी जो सेवानिवृत्त हुए उनकी तरफ से कोई आवेदन की प्राप्ति की आवश्यकता नहीं है। पॉइंट नंबर 17 जो है उसमें क्लियरली लिखा है, इट शैल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ड्राइंग एंड डिस्पर्सिंग ऑफिसर्स मीन्स डीडीओज, जो पेंशन को सैंक्शन करते हैं, वही इसका निर्धारण करेंगे। और निर्धारण के मुताबिक यदि वो लाभकारी होगा, तभी वो उस प्रकार के मामले जो है कैलकुलेशन शीट के साथ सैंक्शन करके महालेखाकार कार्यालय को भेजे जाएंगे। सर, क्या कभी ऐसा होता है कि कोई बेनिफिट्स हैं जो कि आने हैं पेंशन के ऊपर में, कोई इंक्रीमेंट है जो बढ़ के आने कुछ में, और वो नहीं गए सो एंड सो उसमें किसी एक आध केस में या 8-10 केसेस में, तो क्या कभी ऐसा कुछ हो जाता है? और अगर कभी ऐसा हो तो उसके लिए क्या डीडीओ को ही क्या इन्फॉर्म करना है? हाँ, अब बेनिफिट्स की जहाँ तक बात है, हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं पेंशन के ऊपर। कई बार पेंशन बंद हो जाती है जी। बंद होने के कारण होते हैं कि साल में एक बार लाइव सर्टिफिकेट देना पड़ता है जीवित रहने का, जो कि गजटेड ऑफिसर से जारी किया जाता है। वो जिला कोषाधिकारी को प्रस्तुत करना होता है, पेंशन भोगी द्वारा या पारिवारिक पेंशन भोगी द्वारा। तो कई मामलों में देखा गया है कि वो अगर समय पे
हम नहीं प्रस्तुत करते हैं तो उनकी पेंशन जो है तब तक रोक दी जाती है जब तक वो सर्टिफिकेट जो है वो जिला कोषाधिकारी में वो प्रस्तुत नहीं करते हैं। इसके अतिरिक्त जहाँ तक मामलों को संशोधन का सवाल है तो उसके लिए जब भी सरकार किसी तरह की भी अधिसूचना जारी करती है तो हिमाचल सरकार जो है फाइनेंस डिपार्टमेंट की जो साइट है उसके ऊपर वो हमेशा ही समय समय पे जारी जो आदेश है उनको वेबसाइट पे डालते हैं, उसकी वाइड पब्लिसिटी होती है। तो डीडीओ का ये कर्तव्य बनता है कि जब भी इस प्रकार की कोई भी अधिसूचना हो और उसके अंतर्गत अगर कोई लाभ जो सेवानिवृत्त कर्मचारी है उनको अगर देय हो तो उसका वो निर्धारण करके, कुछ मामलों में तो जो जिला कोषाधिकारी है उनको डायरेक्ट जो है इंस्ट्रक्शंस जारी कर दी जाती है। लेकिन जो जैसा कि मैंने चर्चा की 8/9/2022 के बारे में या 2016 से बाद में जो सेवानिवृत्त कर्मचारी हुए उनका जो पेंशन का या पारिवारिक पेंशन का निर्धारण है वो कार्यालय महालेखाकार द्वारा किया जाता है। जी, अभी हम जीपीएफ की तरफ में थोड़ी बात करते हैं कि जो जीपीएफ के हैं उसके रूल्स बेसिक क्या रहते हैं और कैसे ये जीपीएफ अकाउंट जो है वो ओपन अप होता है। जीपीएफ अकाउंट ओपन करने के लिए जो कर्मचारी ओपीएस के तहत सरकारी सेवा में आया है वो 1 साल की सेवा पूरी होने के बाद अपनी डीडीओ के माध्यम से एक एप्लीकेशन फॉर्म, एक नॉमिनेशन फॉर्म दो भेजेगा। एप्लीकेशन फॉर्म में उसका पूरा डिटेल रहेगा कि कब उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, डेट ऑफ जॉइनिंग क्या है, फादर्स नेम वगैरह पूरा उसमें डिटेल्स फॉर्म बनी होती है वो पूरा भरेगा। और नॉमिनेशन भी साथ में उसको देना होता है। नॉमिनेशन में क्या होता है कि उसमें ये होता है कि यदि वो कर्मचारी की किसी वजह से या उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके जो जमा राशि होगी वो किसको वो देना चाहता है। तो नॉमिनी को वो नॉमिनेशन भरना बहुत ही आवश्यक है। तो नॉमिनेशन के सभी कॉलम को ठीक से भरना, पूरी तरह से भरा जाए। तो इसलिए क्या होता है कि बाद में यदि कोई उसमें लिटिगेशन ना हो तो नॉमिनेशन के आधार पर उसका जो जमा राशि है उसको भुगतान कर दिया जाता है। और एप्लीकेशन फॉर्म जो डीडीओ के थ्रू आता है उसके आधार पर महालेखाकार कार्यालय द्वारा उसको खाता संख्या आवंटित किया जाता है। और जो डीडीओ है वो जो भी उसकी वेतन से कटौती करेगा उसकी खाता संख्या में भी जमा होगी। अच्छा सर, जैसे नॉमिनेशन फॉर्म पहले भर दिया, नॉमिनी हमने दे दिया पहले, तो क्या बाद में वो नॉमिनेशन नेम जो है, नॉमिनी का नेम जो है वो चेंज हो जाता है? कोई भी कर्मचारी कभी भी अपनी नॉमिनेशन को कभी भी कैंसिल कर सकता है और उसके बदले में नया नॉमिनेशन वो भर के दे सकता है। उसके लिए क्या प्रोसेस रहता है? उसका सेम प्रोसेस रहेगा कि जो नॉमिनेशन फॉर्म उसने पहले भरा है उसी फॉर्म को पूरा भरेगा, उसकी रिवाइज नॉमिनेशन लिखेगा, उसको संशोधित नामांकन लिखेगा उसको और अपने डीडीओ के माध्यम से महालेखाकार कार्यालय को भेजेगा। और महालेखाकार कार्यालय जो उसका नॉमिनेशन उसने पहले से भर के रखा हुआ है उसको कैंसिल करके वापस करेगा डीडीओ को और उसने नया रिवाइज नॉमिनेशन भरा है उसको अपने रिकॉर्ड में रख लेगा। अच्छा, अगर हम इसकी मैच्योरिटी की बात करते हैं, जीपीएफ के अमाउंट की, या फिर उसके विड्रॉल की बात करते हैं, तो वो क्या प्रोसेस रहता है सर, उसके बारे में बताएं। उसमें विड्रॉल में ऐसा है कि उसके सब्सक्राइबर के विधाता के खाते में जितना भी राशि जमा है वो नियमों के अनुसार 75% और एचओडी के स्वीकृति से 90% तक वो अपना आहरण कर सकता है। अच्छा। और सेवानिवृत्ति के बाद उसको 1 माह के अंदर अपना जो रिटायरमेंट के बाद उसको फाइनल पेमेंट के लिए फॉर्म 1 भरना होता है। अच्छा। और फॉर्म 1 भरने के बाद वो उसको मैक्सिमम 6 महीने का ब्याज मिलेगा। यदि वो सेवानिवृत्ति के बाद 6 महीने तक अंतिम भुगतान का मामला हमारे कार्यालय को नहीं आएगा तो 6 महीने के ब्याज उसकी राशि 6 महीने के बाद उसकी जमा राशि पर ब्याज दे नहीं होगा। अच्छा। या वो ये भी एक सुविधा है कि सेवानिवृत्ति के बाद यदि कोई कर्मचारी चाहता है कि वो अपने पैसे को रिटेन करना चाहता है तो उसके लिए उसको रिटेंशन के लिए भी एप्लीकेशन देनी पड़ेगी अपने डीडीओ को। और डीडीओ उसके फेवर में ऑफिस ऑर्डर निकालेगा कि इनका जीपीएफ राशि को रिटेन करने के लिए स्वीकृति दी जाती है। तो उसके बाद भी वो कार्यालय हमारे महालेखाकार कार्यालय को फॉर्म भेजेगा और महालेखाकार कार्यालय उसकी पूरी गणना करने के बाद उसमें पत्र लिखेगा कि आपकी इतनी राशि इस कार्यालय में प्रतिधारित या रिटेन कर दी गई है। तो रिटायरमेंट के बाद भी उस पर नियमित रूप से ब्याज मिलेगा जैसा कि एक लाइफ सब्सक्राइबर को मिलता है। अच्छा सर, हाँ जी, हाँ, सेवानिवृत्ति के बारे में जैसे कि चंदेल जी ने बताया जी, नियमों में ये निर्धारण किया गया है जब भी कर्मचारी सेवानिवृत्त होता है तो सेवानिवृत्ति से 3 माह पूर्व उसका जो कटौतियाँ होती है जिसको हम अंशदान बोलते हैं वो अनिवार्य रूप में जो है बंद कर देनी होती है। तो ये डीडीओ का दायित्व बनता है कि सेवानिवृत्ति से 3 माह पूर्व जो है अंशदानों की जो कटौती हैं उनको अनिवार्य रूप में बंद कर दिया जाए ताकि समय पर जो है उसके अंतिम भुगतान के मामले तैयार करके महालेखाकार कार्यालय को भेजे जाएं और जो भी कर्मचारी सेवानिवृत्त हुआ उसको जो भी देय लाभ है
जैसा कि चंदेल जी ने बताया कि उसका जो ब्याज है वो 6 महीने तक ही मिलता है, तो उस स्थिति में समय के ऊपर उसका भुगतान सुनिश्चित हो सके। एक तरीके से आप ही का पैसा है जो कि भविष्य में जो है आप ही के काम आने वाला है। अच्छा, जैसे बहुत सारे सेविंग्स के प्रावधान होते हैं कि आप उस पर कभी समय समय पर लोन भी ले सकते हैं, तो क्या जीपीएफ पर इस तरीके से कुछ है या पेंशन पे ऐसा कुछ होता है कि लोन लिया जा सकता है? हाँ, जहाँ तक लोन की बात की, बैंक्स के अंदर ये सुविधा रहती है। अच्छा। कि पेंशन के ऊपर वो लोन दे देते हैं। ओके। कि उसकी कटौती जो है, जो पेंशन भोगी है उसकी इच्छा अनुसार जो है इंस्टॉलमेंट्स में की जा सकती है। तो ये सुविधा बैंकों में रहती है। और जहाँ तक सामान्य भविष्य निधि है, तो सामान्य भविष्य निधि में तो जैसा कि चंदेल जी ने कहा कि रिटेंशन की एक तो सुविधा हो गई है, तो रिटेंशन में इंडेफिनिट पीरियड के लिए भी कर्मचारी जो है उसको रिटेन कर सकता है। दूसरे, उसमें पार्शियल विड्रॉल की भी सुविधा है। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जो समय समय पर अधिसूचना जारी की जाती है, उसमें ये स्पष्ट किया जाता है कि जब भी कर्मचारी को अपने भविष्य निधि से राशि की आवश्यकता हो, तो जो सेवा काल के दौरान नियम लागू रहते थे, उन्हीं नियमों को अप्लाई करते हुए वो राशि का जो आहरण है, डीडीओ जो है, कर्मचारी जो रिटायर्ड हुआ है उसके पक्ष में कर सकता है। अच्छा, अभी जैसे जीपीएफ अकाउंट है, क्या वो आफ्टर रिटायरमेंट भी वो कंटिन्यू रह सकता है? हाँ, रिटेन की जैसे बात की इन्होंने, उस पर पैसा जमा तो नहीं कर पाएगा वो ना, उसकी अच्छा। जमा उसमें कुछ नहीं होगा, लेकिन उसका जो रिटायरमेंट के दौरान कुल राशि जो है उस पर हर साल ब्याज लगता रहेगा, लेकिन उसमें कोई राशि वो जमा नहीं कर सकता है। चलिए एक बार फिर हम दर्शकों को ये याद दिला दें कि जनवाणी कार्यक्रम में आज वो हमारे साथ सीधे जुड़ सकते हैं लाइव फोन इन प्रोग्राम के जरिए। आप हमें फ़ोन कर सकते हैं हमारे टेलीफोन नंबर्स पर जो हैं 2800-0177 एंड 2800-0178। शिमला से बाहर अगर आप हमें फ़ोन करना चाहते हैं हिमाचल से या हिमाचल के बाहर से, तो आप हमें 0177 जो कि शिमला का एसटीडी कोड है वो ज़रूर डायल करें। और आज हम जो बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं जीपीएफ और 2016 से पहले सेवानिवृत्त पेंशन धारकों से जुड़ी हुई समस्याएं, उनकी पेंशन से जुड़ी हुई समस्याएं और उनके समाधान को लेकर। और आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में इस वक्त आपकी समस्याओं का निपटारा करने के लिए मौजूद हैं वरिष्ठ लेखा अधिकारी JR चौधरी जी और सहायक लेखा अधिकारी राजेंद्र चंदेल जी, AG ऑफिस शिमला से। तो आप इतना महत्वपूर्ण समय निकाल कर आए हैं समस्याओं के समाधान करने के लिए। तो अभी मैं यहाँ बात करना चाहूँगी पेंशन होल्डर्स के बारे में कि कई बार होता है कि फैमिली पेंशन की जब हम बात करते हैं तो फैमिली पेंशन किस तरीके से लगती है और किन किन को लगती है? हाँ, फैमिली पेंशन जो कर्मचारी सेवा में आता है जी, और उसकी सेवा काल के दौरान डेथ हो जाती है। अच्छा। नियमों में ये स्पष्ट तौर पे है कि जब कर्मचारी मेडिकली जो एग्जामिन्ड हो गया है और उसके बाद वो इवन ज्वाइन करने के पहले भी डेथ हो जाती है, तब भी वो उसका जो परिवार है वो पारिवारिक पेंशन पाने का हकदार है। उसके अतिरिक्त फिर नियमों में आगे जितनी वो सर्विस करेगा उसके आधार पे पेंशन का निर्धारण किया जाता है, पारिवारिक पेंशन का, जहाँ तक आपने कहा। और किसी केस में स्पाउस की अगर डेथ हो गई है तो उसके परिवार में जो बच्चे हैं एलिजिबल, तो बच्चों के केस में लड़के और लड़कियां दोनों को जो है पारिवारिक पेंशन मिलती है, वो क्रमबद्ध तरीके से मिलती है। सबसे पहले सबसे बड़े बच्चे को मिलेगी, उसके बाद उसके सेकंड को मिलेगी टर्न वाइज, और 25 साल की एज तक जो है या उनकी शादी की तिथि, दोनों में से जो भी घटनाक्रम पहले आए तब तक उनको पारिवारिक पेंशन का लाभ मिलता है। अच्छा, डॉटर्स के लिए क्या कोई खास प्रावधान है इसमें? डॉटर का जो खास प्रावधान की आपने बात की, बहुत ही आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि 2 कैटेगरीज है हमारे पास। अच्छा। जैसा कि मैंने अभी चर्चा की कि 25 वर्ष तक जो है लड़के और लड़की दोनों को जो है पारिवारिक पेंशन का निर्धारण किया जाता है। ठीक है। 25 वर्ष के बाद यदि लड़कियों के मामले में लड़कियों की शादी नहीं होती है तो उन्हें जब तक शादी नहीं की है तब तक पारिवारिक पेंशन मिलती रहेगी। अच्छा। इसके साथ साथ यदि परिवार का कोई सदस्य हैंडीकैप्ड है, अपंग है और मेडिकल बोर्ड द्वारा वो सर्टिफाइड है, तो उसे भी जो है पारिवारिक पेंशन का प्रावधान जो परमानेंट नेचर की हैंडीकैप्शन है उसमें वो मिलता रहेगा। डॉटर अगर मैरिड है, विडोड है या सेपरेट है तो क्या उसके लिए क्या प्रावधान? बिल्कुल, आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया कि अभी तो हम शादीशुदा की बात नहीं कर रहे थे, हम अनमैरिड की बात कर रहे थे, सेकंड कैटेगरी की बात कर रहे थे। सेकंड कैटेगरी में ही जो पारिवारिक पेंशन नियमावली है उसमें बहुत सारे संशोधन किए गए हैं। उसमें डाइवर्स डॉटर्स को भी इंक्लूड कर दिया गया है, विडो डॉटर को भी इंक्लूड कर दिया गया है, और जहाँ तक सेपरेटली आपने कहा कि सेपरेट जो रह रहे हैं
उसमें जब तक डाइवोर्स नहीं होता है तब तक वो पारिवारिक पेंशन की हकदार नहीं होती है। अच्छा। उनकी डिपेंडेंसी जो है दो तरह से मानी जाती है। एक तो उनका इनकम क्राइटेरिया जो है उसकी मेन डिपेंडेंसी का ये है। दूसरा कुछ मामलों में कि पेरेंट्स के साथ ही लड़कियां रहती है, लेकिन उनका अगर डाइवोर्स नहीं हुआ होगा। और सेकेंडली डाइवोर्स के लिए जो केस इंस्टीट्यूट होता है वो ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ हर पेरेंट्स होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो लड़की जो है पेरेंट्स के साथ रहती रही और लेकिन जब पेरेंट्स की डेथ होगी उसके बाद वो डाइवोर्स का केस अगर डालेगी तो शी इज़ नॉट इंटाइटल्ड फॉर पेंशनरी बेनिफिट। तो उसमें क्या कुछ परसेंट होता है कि इतना परसेंट उनके वाइफ को, इतना परसेंट वो डॉटर को दिया जाता है? नहीं, वाइफ का तो जब तक वाइफ है तब तक तो फर्स्ट राइट तो स्पाउस का है। हाँ। तब तक बच्चों में नहीं जाता है। ठीक है। जब वाइफ की मान लो स्पाउस की डेथ हो जाती है तब बच्चों की बात आती है। तो बच्चों में भी जब फर्स्ट कैटेगरी जो है मतलब ये हो जाती है, एग्जॉस्ट हो जाती है, तब सेकंड कैटेगरी की बात आती है। सेकंड कैटेगरी में जो है वो लड़कियों के केस में भी मैंने बता दिया, डाइवोर्स का हमने आपको बता दिया। डाइवोर्स भले ही उनकी डेथ के बाद फाइनल डिसीजन हो, बट अगर केस जो है ड्यूरिंग द लाइफ टाइम जो है वो अगर कोर्ट में चल रहा है तो उसका जो बेनिफिट है वो उस लड़की को जो डाइवोर्स है उसको मिलेगा। फैमिली पेंशन एक समय में एक को ही मिलेगी। अच्छा, हाँ, ठीक है। अच्छा, अभी हम बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर हैं, लास्ट कुछ सेकंड्स हमारे पास बाकी है। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ऑनलाइन अगर कोई किसी भी तरीके से अपनी समस्या का जो है अपने ग्रीवेंसेस जो है वो देना चाहता है तो कैसे दे सकता है? तो मेरा हमारे ऑफिशियल वेबसाइट है ऑफिस की ना, www.aghp.cag.gov.in, तो इस पे वो रजिस्टर करा सकते हैं अपनी कंप्लेंट। क्या कोई टोल फ्री नंबर भी है? हाँ, टोल फ्री नंबर तो नहीं, लेकिन ऑफिस का जो ईमेल है जी वो उसके माध्यम से भी मतलब वो अपनी बात रख सकता है ताकि उसकी जो भी ग्रीवेंसीज है उसका रिड्रेस किया जा सके। तो हमारे पास जो ऑफिशियल वेबसाइट ईमेल्स है वो DAZAMP.HMP.AE@cag.gov.in, इसके ऊपर भी जो है ईमेल के द्वारा वो अपनी बात को रख सकता है। जी, आप दोनों यहाँ पर आए और आपने इतने महत्वपूर्ण सवालों पर आपने अपने विचार प्रस्तुत किए और आई होप जितने लोग अभी इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे थे उन्हें ज़रूर लाभ हुआ होगा। फिलहाल आज इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देख रहे हैं दूरदर्शन हिमाचल, देखते रहिए यूं ही। हमें दें इजाज़त। नमस्कार।